अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 न्यूज शो, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं, ऐसा जाल बिछाया है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे निकल नहीं पाएंगे। ये जाल किसने बिछाया है देख रहे हैं ना आप? भारत, चीन और रूस ने जाल बिछा दिया है। और सबसे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो चीन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और जल्द चीन जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये प्लान जबरदस्त बनाया गया है, और इसी प्लान के तहत आप समझ सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस समय फंस गए हैं। कैसे चीन के साथ भारत करीबी दिखा रहा है। देखिए वांग यी ये आने वाले हैं और चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे, तो आप समझिए कि कितना बड़ा मौका रहेगा। और इसलिए कह रहे हैं कि यह ताकत है क्योंकि जयशंकर जो है अभी भी जल्द ही रूस से मुलाकात करने वाले हैं। रूस जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, और यह तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ चीन के साथ भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, और उधर जयशंकर की पूरी तैयारी है कि वो रूस में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक अलग रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इस प्लान के पीछे ये मुलाकात आपको याद है ना, अजीत डोवाल की, ये बहुत बड़ी मुलाकात थी, और इसी से भारत ने अपनी रणनीति को बदला, और इस समय ट्रंप फंस चुके हैं। अगली तस्वीर आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और इधर व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले। आप सोचिए, एक तरफ भारत चाइना से बात कर रहा है, भारत रूस से बात कर रहा है, और पूरी तरह से अमेरिका को ऐसे जाल में फंसाया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का निकलना मुश्किल है, और ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। दिखाते हैं आपको। मैदान सज चुका है, तलवारें निकल चुकी हैं, जो दूर दूर थे अब पास आ रहे हैं। अमेरिका के अंकल सैम, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने तरकश से अपने तीर निकाल लिए हैं। भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ट्रंप से दो हाथ के लिए तैयार है। रीबैलेंसिंग है, ये चलती रहेगी जब तक कि ट्रंप साहब को ये बात समझ आ जाए कि अपने परिवार के धंधे के लिए उनको दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो सवाल ये कि क्या ट्रंप ने मोदी से पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी है? क्या ट्रंप ने मोदी की ताकत कम आंकने की कोशिश की है? इसका जवाब भी अमेरिका से ही आ रहा है, जहां के अर्थशास्त्री भारत के साथ खड़े हो गए हैं, जहां पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं। देख लिया आप। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने तैयारी की है, और इसके आगे अमेरिका की मुश्किल बढ़ने वाली है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर रूस से क्या प्लान है। अमेरिका की मुश्किल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर मुश्किलें मोल ले ली हैं। भारत ने अब ट्रंप से दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोवाल रूस से वापस लौटे, और डोवाल ने मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं। अब जयशंकर अगले हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे। खबर तो यह है कि वो पुतिन से मुलाकात भी करेंगे, और पीएम मोदी का सीधा संदेश उन तक पहुंचाएंगे। 3 हफ्ते में भारत के 2 दिग्गज रूस पहुंचे। अब बात करेंगे चीन की, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी खिचड़ी पक रही है, जो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा देगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते हिंदुस्तान आ रहे, और इतना ही नहीं, वांग यी का यह भारत दौरा भारत चीन रिश्तों के लिए बेहद अहम है। विदेश मंत्री वांग 18 अगस्त की एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे, और इस बैठक में भारत चीन सीमा से जुड़े हुए मुद्दों पर डिटेल में बात होगी। खबर तो यह है कि दोनों देश
एलएसी पर सेनाओं के कमी को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिसका सीधा मतलब ये कि दोनों देश एलएसी विवाद को गंभीरता से ले रहे हैं। और भारत और चीन के बीच एलएसी पर अब भी 60,000 सैनिक इसके आसपास तैनात हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के किसी बड़े नेता का यह पहला भारत दौरा है। यह इस मामले में अहम है, दर्शकों समझिए इसे। भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने भारत और चाइना को करीब ला दिया और पीएम मोदी का चीन दौरा और जिनपिंग से मुलाकात इसी के संकेत हैं। पीएम मोदी इसी महीने के आखिर में जापान के बाद चीन जाएंगे। मोदी चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के चीन दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और ट्रंप सरकार इस दौरे पर खास नजर बनाए हुए हैं। इसलिए अमेरिका ने खुलकर अब प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, भारत ने अपनी रणनीति पर काम किया और अभी अभी मेरे पास खबर है कि ट्रंप और अमेरिका परेशान हो गए और परेशानी में क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनवाता हूं। ये हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन हमने ये बात भारत के साथ किया है। हम संभवतः अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उनमें से एक चीन हो सकता है। अगर 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात में अच्छे हालात नहीं रहे तो भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। तो ट्रंप और स्कॉट बेसेंट को आपने सुन लिया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, हमने इसे लेकर एक्सपर्ट से बात की है। विदेशी मामलों के जानकार भारत की रणनीति पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस जाएंगे। उससे कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री यहाँ आएंगे, बातचीत होगी। भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए। कल 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब की अलास्का में मीटिंग होगी। और फिर मुझे लगता है कि चीन और रूस के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी भी मीटिंग होगी। इस समय जो हो रहा है ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पीड़ित संगठन बन रहा है। लेकिन ये भी सही है कि हम चीन पे भरोसा नहीं करते, रूस भी भरोसा नहीं करता। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को जाएंगे, यहाँ चीन के विदेश मंत्री यहाँ आएंगे। वो मेनली बात करेंगे व्यापार की, क्योंकि हम लोग अपने संबंध, हमारे जो द्विपक्षीय संबंध, उनको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। अगर हमारे कुछ समस्या है पॉलिटिकल रिलेशनशिप में तो हम उसका असर नहीं पड़ने देते हमारी ट्रेड रिलेशन में या फिर हमारे और जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है उसमें असर नहीं पड़ने देते। अगर डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करना है तो भारत अपनी रणनीति अपनाएगा, रशिया अपनी अपना रहा है अपनाएगा और चाइना अपनी अपनाएगा। पर हाँ, इन तीनों देशों के बीच में आपस में कुछ तालमेल भी कुछ बैठ सकता है। भारत रशिया की कोऑपरेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक है, उसे और बढ़ाया जाना चाहिए, जा सकता है। भारत और चाइना के रिश्तों में भी कुछ सॉफ्ट और नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए। नी जर्क रिएक्शंस ना करके भारत को कोई जल्दबाजी में गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। तो सुना आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका क्यों डर रहा है। और अब तो अमेरिका इतना डर गया है कि ब्रिक्स पर निशाना साधते साधते डोनाल्ड ट्रंप का अपने अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। दर्शक मैं आपको बताता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए, देखिए आप। ब्रिक्स में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, उसमें ब्राजील भी है, चाइना भी है, और इसलिए अमेरिका परेशान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ब्राजील के बड़े बड़े अधिकारी इस समय भारत के साथ आ गए हैं। और लूला दा सिल्वा ने तो कहा है कि मैं ट्रंप से बात नहीं करता, मैं मोदी से बात करता हूं। लेकिन अब ये हैं वो अमेरिकन जो भारत के साथ आ गए हैं दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और एक पूर्व एनएसए। आप सोचिए कि अगर ये भारत के साथ आ गए हैं तो भारत की रणनीति में कितना दम होगा। लेकिन अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं और कैसे भारत का साथ दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उनका विरोध होने लगा है। 25% टैरिफ का ऐलान किया और 50% करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग का ठीकरा वो भारत के मत्थे फोड़ रहे हैं। भारत एकमात्र देश है जिस पर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि भारत पाबंदी के बावजूद रूस से तेल आयात करता है
और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद वो पीछे भी नहीं हटा। लेकिन ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में अब विरोध हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। यहां विरोध हो रहा है और जेफरी सैक्स, ये अर्थशास्त्री हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी ने भारत का समर्थन कर दिया है। जेफरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तार्किक व्यक्ति नहीं है, उनके रणनीतिक सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप का फैसला बिल्कुल गलत है, जो उनके आर्थिक सोच की कमी को दर्शाता है और इससे भारत और अमेरिका दोनों को नुकसान होगा। भारत को अमेरिका पर कतई भरोसा करने की जरूरत नहीं है और अमेरिका कभी भी भारत से चीन जैसा एक्सपोर्ट नहीं करता। दरअसल ट्रंप टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत झुक जाएगा, तुरंत सहमत हो जाएगा। लेकिन भारत का रूस से आयात का फैसला बिल्कुल सही है, ये जेफरी कह रहे हैं। और भारत को अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्रता, विदेश नीति बिल्कुल सही रखनी चाहिए। भारत को चाहिए कि वो ब्रिक्स को और मजबूत करे और अमेरिका इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि वो प्रभुत्व खोता जा रहा है। वो अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने उसे आईना दिखा दिया है और अपनी ताकत दिखा दी है। ट्रंप को यह मालूम नहीं है कि चीन रूस के साथ भारत भी महाशक्ति है। एक और बड़े पूर्व सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन बोल्टन, अमेरिका के पूर्व एनएसए भी भारत के साथ खड़े हो गए। पूर्व एनएसए जॉन ने कहा ज्यादा टैरिफ ट्रंप की गलती है और ट्रंप का फैसला भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। चीन रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है लेकिन ट्रंप उस पर चुप बैठे हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच भरोसे को नुकसान होगा जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। जॉन ने ट्रंप पर तंज भी कसा और कहा, मेरी केवल एक सलाह है, मोदी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार नामित कर दें। पाकिस्तान ने ट्रंप को हैंडल करने के लिए यही तरीका निकाला है। इसका सीधा मतलब यह है, चाहे जॉन बोल्टन हो या फिर जेफरी सैक्स हो, दोनों भारत के साथ आ गए। सुनिए। Don't trust the United States. भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। भारत अमेरिका के बीच बड़ा व्यापार समझौता संभव नहीं दिखता। भारत अमेरिका के साथ बड़ा साझेदार बनना चाहता है, लेकिन ये चीन के मुकाबले कम ही होगा। ट्रंप रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने में सक्षम नहीं है। मैं मानता हूं कि दोनों देश निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार नहीं हो सकता। क्वाड में होने से भी भारत को ज्यादा फायदा नहीं होगा। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, जो सही आइडिया है। भारत के खिलाफ अमेरिका की अग्रेसिव पॉलिसी से उसे फायदा नहीं हुआ है। भारत ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल आयात के बावजूद चीन पर टैरिफ एक्शन नहीं लिया है। दरअसल ट्रंप का व्यापार को लेकर चीन की तरफ ज्यादा झुकाव है। ट्रंप की वजह से अमेरिका की दशकों पुरानी रणनीति बेकार हो रही है, जिसमें भारत को रूस और चीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और चीन तो दूर दूर थे, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको पहले समझाता हूं। ये देखिए, दूर होने का कारण था गलवान की झड़प। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और जबरदस्त झड़प हुई थी। तब से लेकर अब तक गलवान में जो झड़प हुई है, उसके बाद जबरदस्त तनाव था भारत और चीन के बीच। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। गलवान के बाद डोकलाम में भी झड़प हुई है, देख रहे हैं आप। यहां पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आए और ये झड़प भी भारत और चीन के लिए तनाव की स्थिति बन गई, विवाद की बड़ी स्थिति बन गई। अब ये पुरानी बातें हो गई क्योंकि चीन और भारत अब एक साथ आ गए और अब मैं आपको बताता हूं कैसे साथ में आ रहे हैं। दिखाइए जरा, ये फ्लाइट शुरू हो रही। सोचिए, आप कोरोना काल से बंद थी, अब डायरेक्ट फ्लाइट भारत से चाइना जाएगी और चाइना से भारत आएगी। ये रिश्ते अच्छे होने की पहली तस्वीर। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सामान जो चाइना से आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ाने पर अब दोनों देश ध्यान दे रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। क्यों फंस गए? क्यों फंस गए आप समझ गए ना? क्योंकि भारत महाशक्ति, चीन महाशक्ति और दोनों देश एक साथ आ गए। इसका सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। कैसे? आइए जरा आपको बताता हूं मैं। भारत और चीन अपना सीमा पार व्यापार बढ़ा रहे हैं।
दोनों देश औपचारिक व्यापार वार्ता भी जल्द शुरू कर देंगे। हालांकि भारत और चीन में से किसी ने खुलकर नहीं बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच गुपचुप वार्ता चल रही है। बता रहा हूं मैं आपको, अगर यह वार्ता औपचारिक तौर पर शुरू होती है तो बहुत बड़ा फैसला होगा। सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि भारत और चीन के बीच 5 साल से कोई वार्ता नहीं हुई है, जिसका सीधा मतलब यह कि भारत और चीन के बीच 5 साल व्यापार पीछे। डोकलाम में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, व्यापार वार्ता बंद हो गई। 2017 में भारत भूटान चीन के त्रि जंक्शन पर भारत चीन आमने सामने आ गए। अब 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भिड़ंत के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया। दरअसल दोनों देश के बीच तनाव से पहले अच्छा खासा व्यापार होता था। 2017-18 में दोनों के बीच 27 अरब 721 करोड़ का सीमा व्यापार होता था। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हैं, अब ये जल्द ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता साफ करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं, जो प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे पहले आता है ऊन, ऊन के बाद मसाले, ये बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, कालीन भी। आप देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप में से कई लोग होंगे फर्नीचर लेकर आते हैं चाइना से, पशु चारा भी आता है और औषधीय पौधे भी आते हैं, और मिट्टी के बर्तन जो भारत के लिए बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर ये डील्स हो जाती हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका फिर से डरने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं विकास स्वरूप विदेशी मामलों के जानकार इस पर क्या कह रहे हैं। हम कहां तक जा सकते हैं और ट्रंप कितना प्रेशर लगा सकता है, दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो हमारा जो रुख है बहुत स्पष्ट है। हम यूएस के साथ एक अच्छी ट्रेड डील चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रेड डील चाहते हैं जो दोनों देशों के हित में हो। अगर ये सिर्फ अमेरिका के हित में है तो फिर ऐसी ट्रेड डील से हमें कोई वास्ता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हम उनको किन क्षेत्रों में कितना कैलिब्रेटेड एक्सेस दे सकते हैं। और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनके पार हम नहीं जा सकते हैं। जो डेयरी आपने कहा, एग्रीकल्चर कहा, हमारे देश का 45% जो वर्क फोर्स है वो इन सेक्टर्स में लगा हुआ है। तो उसमें अगर हमने अमेरिका के कॉरपोरेशंस को खुली छूट दे दी तो उससे हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो उनके ऊपर सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दमदार आदमी हूं। देखिए जरा क्या किया उन्होंने, वॉशिंगटन में गार्ड्स भेज दिए, सोचिए जरा आप। और इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, इसी तस्वीर के बाद किसी ने पूछा कि सबसे नोटोरियस क्रिमिनल कौन है वॉशिंगटन का, तो ग्रोक एआई ने सब कुछ बता दिया। लेकिन आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितने बुरे उलझ गए। एक तो कोई देश उनके साथ नहीं है तो कौन, पाकिस्तान। और अब ग्रोक एआई भी उन्हें अपराधी बता रहा है, कुख्यात अपराधी। दिखाते हैं आपको। ट्रंप को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है। यह मामला क्या है? दरअसल ट्रंप को लेकर एआई चैटबॉट ग्रोक चर्चा में। एलन मस्क के एआई ग्रोक ने ट्रंप पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। ग्रोक ने उन्हें वॉशिंगटन का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया। दरअसल एक्स पर एक यूजर ने ग्रोक से वॉशिंगटन के बारे में सवाल किया। ग्रोक से पूछा था कि वॉशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी कौन है। सोशल मीडिया एक्स पर इस यूजर ने जैसे ही एआई चैटबॉट ग्रोक से पूछा तो उसने जवाब शेयर किया। ग्रोक ने क्या लिखा, सुनिए जरा। ग्रोक ने अपने जवाब में यह कहा कि 34 गंभीर मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। ये सारे मामले न्यूयॉर्क के बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर के गंभीर मामलों में। और ग्रोक का यह बयान तब आया है जब ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में अपराध की बात कर रहे हैं, सोचिए आप। और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वहां नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। ये ग्रोक क्या है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, बता दूं उन्हें। ये एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है। इसमें क्या होता है, एक्स एआई द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कि एलन मस्क ये बैठे हैं ना, इन्होंने ही बनाया है। ग्रोक को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसे मसालेदार सवालों के जवाब के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सत्यता और निष्पक्षता को अधिकतम और बढ़ाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ रही है। और जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए और मुश्किल में लग रहा है कि पाकिस्तान उन्हें निकाल लेगा। पाकिस्तान की खुद की मुश्किलें ऐसी हैं, वो कहां निकालेगा। पाकिस्तान फिर से गिड़गिड़ाने लगा है दर्शकों। और आपको यह खबर आज देख लेनी चाहिए,
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन के बाद, याद है ना ये तस्वीर, पाकिस्तान में कैसे धमाका हुआ था, कैसे आतंकियों को हमने मारा था। ये तस्वीर एक बार फिर याद कर लीजिए। सारे आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया था और अब 100 दिन बाद भी पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। हमारे आगे अगली तस्वीर दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें बचा लो, और शहबाज की तो आदत है, वो अमेरिका के आगे हाथ और कटोरा कभी भी फैला सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। डर का कारण क्या है? डर का कारण है हमारी सेना, भारत की मजबूत शक्ति, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान को धूल चटाई। इसलिए शहबाज डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं शहबाज से कि कितने ही हाथ जोड़ लो, गिड़गिड़ा लो, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी थी। भारत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाया था। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होते ही शहबाज डर के मारे कांप रहा है, उसके पसीने छूटने लगे हैं। भारत का खौफ ऐसा है कि हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इसलिए तो कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका और ट्रंप से दखल देने की अपील कर रहा है। देखा आपने, लेकिन मैं आज बताऊंगा ये सिर्फ शहबाज नहीं है, और कई हैं जो अमेरिका के आगे कभी भी कटोरा लेकर खड़े हो जाते। आइए आपको दिखाता हूं ये कौन कौन है। भारत से हार के बाद अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, ये कटोरा लेकर खड़े हुए हैं शहबाज। पाक के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज ने अपनी कमजोरी बता दी। सुनिए जरा, ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर समाधान की अपील कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर समझौते के लिए ट्रंप से हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। शहबाज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर बात करेंगे, इस मुद्दों को सुलझाएंगे, उसमें अहम भूमिका निभाएंगे, और पहले भी पाक कश्मीर के मुद्दे पर अपना कटोरा आगे कर चुका है। यह है शफकत अली खान। 8 अगस्त को इन्होंने बयान दिया था, यूएस या कोई भी देश कश्मीर मुद्दा सुलझाने में मदद करना चाहता है तो पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। यासिम मुनीर 12 अगस्त को कश्मीर पर बयान दिया, कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, ये एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। तो आज जवाब दे दिया है भारत ने। एमईए की तरफ से कहा गया, भारत ने खारिज कर दी है मुनीर की टिप्पणी। सोचिए जरा, कोई विदेशी चीज गले की फांस नहीं हो सकती है। कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। सुन लो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली कर दे, भारत का कश्मीर पर रुख साफ है। अब बात होगी तो पीओके पर होगी, और भारत ने ही कश्मीर मुद्दे को पहली बार जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया था। 1948 से कश्मीर मुद्दा लगातार जारी है। भारत कहता रहा है कश्मीर के कुछ हिस्से में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और पाक दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। तो अब अमेरिका के आगे कटोरा लेकर चला गया है मदद मांगने के लिए। लेकिन शहबाज भीख मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए जरा। इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और ये पाकिस्तान की कमजोरी पता है क्या है? इनसे भारत की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये देखिए उसका उदाहरण, पहलगाम का हमला। कश्मीर चाहिए लेकिन कश्मीर की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है इन्हें, और ये ऐसे आतंकवादी भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। ये देखिए, कहीं मिसाइल कहीं ड्रोन, लेकिन भारत ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है तो अमेरिका के आगे हाथ फैला ले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान कश्मीर की खुशहाली को देख लें।
पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया था। भारत पाक के बीच कश्मीर मुद्दे पर विवाद सुलझाने की कोशिश रहेगी। शायद 1000 सालों बाद इस समस्या का समाधान हो जाए। दोनों देशों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने एक पोस्ट किया था। पोस्ट में ट्रंप ने कश्मीर मसले को 1500 साल पुराना बता दिया। बताइए सर, ट्रंप ने लिखा कि मैं भारत और पाक दोनों के बहुत करीब हूं। कश्मीर 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे ज्यादा समय से। भारत पाकिस्तान सीमा पर 1500 साल से तनाव है। मुझे यकीन है किसी ना किसी को सुलझाना होगा और इसे सुलझाएंगे। भारत और पाक के बीच बहुत तनाव है, लेकिन हमेशा से रहा है। अब आप सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों इस तरह की बात कह रहे हैं जो भारत को मंजूर नहीं। एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बताता रहा है कि हिंदुस्तान के कश्मीर में बेइंतहा मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कश्मीर में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, यानी कि लोकतंत्र में विश्वास जताया। वो ये कहता है कि अमेरिका आके इंटरवीन कर दे, तो हमारा ये कहना है कि फिर वो 1971 में युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ था कि हम किसी तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन स्वीकार नहीं करेंगे, उसके क्या मीनिंग है? अगर पाकिस्तान इस बात का जिक्र करता है तो ये सीधे सीधे उसका दोगलापन है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको ट्रंप बड़ा पसंद है। ये दोनों दहशतगर्द हैं। जम्मू कश्मीर 35 बरसों से मिलिटेंसी से झुलस रहा है, जो पाकिस्तान की वजह से है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि ट्रंप की तरफ मत देखो, आपस में बातचीत कर लो और जीना सीखो। हम भी कहेंगे कि ट्रंप की तरफ मत देखो, क्योंकि ट्रंप कई मामलों पर चुप हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका ने दिया है उसे गिरा दिया था, उस पर अब अमेरिका ने चुप्पी साध ली है। दर्शकों सोचिए जरा, इतने डर गए हैं, ये कश्मीर 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन F-16 पर चुप है। बताता हूं जरा हुआ क्या। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाक के F-16 फाइटर जेट गिरा दिए थे। आज अमेरिका उस पर भी बोलने की हालत में नहीं है। अमेरिका ने F-16 जेट के नुकसान पर बोलने से मना कर दिया है। देख रहे हैं ना आप, अमेरिका विदेश मंत्रालय से F-16 जेट्स के बारे में पूछा गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर पाक सरकार से बात करें। भारत ने क्या किया था, जैकोबाबाद एयरपोर्ट पर F-16 रखने वाले हैंगर पर हमला किया था ऐसे ही, और इस हमले में आधा हैंगर तबाह हो गया था। अमेरिका की टेक्निकल सपोर्ट टीम पाक में 24 घंटे रहती है, वहां के F-16 विमानों पर नजर रखती है। ये टीमें यूएस और पाक के बीच हुए समझौतों के तहत काम करती है, और इस बार अमेरिका ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। 2019 बालाकोट हमले के बाद अमेरिका ने जवाब दिया था, कहा था कि पाकिस्तान के सभी F-16 सुरक्षित हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह F-16 को हमने गिराया है, तबाह किया है, उससे ट्रंप प्रशासन की साख पर बट्टा लग गया है। क्योंकि F-16 अमेरिका का मशहूर है, शक्तिशाली फाइटर जेट है, और पाक एयरफोर्स भी इसके लिए अमेरिका से लेती है, अपने बेड़े में शामिल करती है, शेखी बगाड़ती है। और भारत के हमले में पाक को हुए नुकसान पर अब अमेरिका चुप है। तो हम यही कहेंगे कि आखिर अमेरिका जो F-16 पर नहीं बोल रहा है, वो कश्मीर पर क्या ही बोलेगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, यही है वो ताकत जो F-16 को गिराती है, जो आतंकियों को तबाह करती है। और अब इस ताकत को पूरा देश सलाम करेगा, और इन शूरवीरों का सम्मान किया जा रहा है। सेना के शूरवीरों का जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, इनका सम्मान किया जाएगा। इन्हीं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। देखा दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों का सम्मान करने की पूरी तैयारी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कल सम्मान किया जाएगा। 15 अगस्त पे कैसा सम्मान होगा, ये जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, भारतीय सेना की वीरता किसी की मोहताज नहीं है। देश के जवानों को हर साल गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है,
करगिल युद्ध के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर वॉर टाइम अवार्ड दिया जा रहा है और देश की रक्षा के लिए असाधारण वीरता दिखाने वाले जवान सम्मानित किए जाएंगे। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के वीरों को सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वीरों को खास जगह दी गई। गैलेंट्री अवार्ड 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के वीरों का नाम सबसे ऊपर है। वायुसेना के 4 अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा, भारतीय सेना के अधिकारियों को कीर्ति चक्र और 8 अधिकारी शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाएंगे। बीएसएफ के 16 जवानों को गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, भारत के शूरवीरों को हम भी सलाम करते हैं, उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं। और आज तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वीरों के लिए बयान दिया, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब ये सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब देश में तो ऑपरेशन सिंदूर के शूरवीरों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है यह भी आपको दिखा देता हूं। दिखाइए जरा, ये देखिए आसिम मुनीर क्या कर रहा है, खुद ही को मेडल दे रहा है। सोचिए आप, खुद ही को कर बुलंद इतना मेडल दिया जैसे तैसे। लोगों ने पूछ लिया ये मेडल मिला कैसे। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में मनाया गया आज। और ये जो आतिशबाजी देख रहे हैं, गोली चल गई पाकिस्तान में, आतिशबाजी नहीं हुई, गोली चल गई और कई लोग घायल हो गए, मौत हो गई कई लोगों की। आप सोचिए ये हालत है पाकिस्तान की इस समय। ये देखिए जरा, यहां देख रहे हैं हम, ये ऐसे ही गोली चला रहे हैं, इसमें कई लोग घायल हो गए। गली गली में ऐसा ही शोर था, लेकिन अब स्थितियां खराब हो गई हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक तरफ भारत है जो शूरवीरों का सम्मान करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिससे समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, और उधर मुनीर अपने आप को ही मेडल दे रहा है। आइए जरा दिखाते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मातम में बदल गया। पाकिस्तान में आजादी के जश्न के दौरान फायरिंग हो रही थी और आजादी के जश्न के दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोचिए आप, अजीबाबाद में एक बच्ची गली में घूम रही थी, तभी उसे गोली आकर लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं कोरंगो में फायरिंग से एक बुजुर्ग ने अपनी जान गंवा दी और कराची में कई जगह पर फायरिंग के मामले भी दर्ज किए गए हैं। और फायरिंग की घटना कराची शहर में कई जगह पर दर्ज की गई। और इधर ये आसिम मुनीर आपको दिख रहे होंगे, खुद को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार दे दिया। इसका नाम है हिलाल जुरात पुरस्कार, और आसिम मुनीर ने खुद ही को सम्मानित भी कर दिया है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की हालत क्या है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश की सियासत की, और आपको लेकर चलूंगा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी में योगी योगी हो रहा है। अखिलेश यादव टेंशन में आ गए कि भाई हो क्या रहा है। दिखाते हैं आपको, देखिए आप, आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से विधानसभा में कहा कि 2027 सपना है, सपना ख्वाब है ये, और ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह बयान दिया, और ये देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी में इस समय हलचल मची हुई है। ये सारे चेहरे इस समय बीजेपी के लिए बयान देते हैं या सीएम योगी के लिए बयान देते हैं, और समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने लगती है, इन्हें बर्खास्त कर दिया। दिखाइए अगली तस्वीर देखिए। और यहीं से कहा जा रहा है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ ने पूरी पिक्चर सेट कर दी है, तो क्या समाजवादी पार्टी मुकाबला कर पाएगी? और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया। दिखाते हैं आपको।
आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में 2 घंटे 40 मिनट तक सिर्फ बोले नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी पर बरसे। उन्होंने सपा की बखिया उधेड़ दी, समाजवादी पार्टी के 27 के सत्ताधीश बनने वाले नारे की हवा निकाल दी। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार और पीडीए से लेकर माफिया राज तक हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लिया। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी कर दी है 2027 के लिए उत्तर प्रदेश का माहौल क्या रहेगा आपको दिखाता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग 2027 में सरकार बनाने का सपना मत देखिए, समाजवादी पार्टी का यह सपना पूरा नहीं होगा। पीडीए बनाकर सपा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आप लोगों को गौमाता का श्राप ले डूबेगा। यूपी की विरासत हर व्यक्ति नहीं पा सकता, इस पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। यह महाकाल का आसन है और इस पर किसी का शासन नहीं है। ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है। मां विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट का विकास हो रहा है। सपा के लोगों को इससे भी पीड़ा है। ये लोग 2016 में ही बोल चुके हैं दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे और कुछ लोगों को सिर्फ परिवार परिवार दिखता है। पहले भाई भतीजावाद कल्चर हावी था, पहले यूपी में अराजकता चरम पर थी, अब अपराध अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन अब आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ के सीधे वार पर पलटवार कर रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए जरा। जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगा, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा? मुख्यमंत्री जी के अपने एक अधिकारी की जान गई, सोचो, जानवर की वजह से। और मुख्यमंत्री जी को या जो पाप हम पे पड़ने जा रहा है, हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से। अब मैं आपको बताता हूं, इधर समाजवादी पार्टी टेंशन में और उधर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, पूजा पाल कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को सबक सिखाया है, लेकिन इसका भी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा है। अब पूजा पाल कौन है? एकाएक योगी की तारीफ की तो कैसे समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गई, बताते हैं आपको। यूपी विधानसभा में विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे न्याय दिलाया। मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री जी ने कई अपराधियों को दंड दिया है, अतीक जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया है। पूजा पाल कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीएसपी के विधायक राजू पाल की पत्नी है। 2005 में राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अतीक और उनके भाई अशरफ इसमें मुख्य आरोपी थे। पूजा पाल काफी दिनों से सपा का विरोध कर रही थी। फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा का विरोध किया और उपचुनाव में बीजेपी के दीपक पटेल के लिए वोट भी मांगा। उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला था। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, दावा यह कि बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देकर जिताया भी है। लेकिन अब आपको बताते हैं, पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के विधायक हमला बोल रहे हैं, सुनिए जरा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की
सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। ये वो लोहिया जी की विचारों वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही, ये मुलायम जी के संघर्षों वाली पार्टी नहीं रही। ये जो अखिलेश जी का ऊर्जावान नेतृत्व कभी हुआ करता था युवाओं के लिए, वो भी नहीं रहा। ये एसी कल्चर की पार्टी हो गई, और कोई सही बात कहूँ तो ये चापलूसों की पार्टी हो गई। कर्मचारी यहाँ टिकट फाइनल कराते हैं, नौकर जिनको कहा जाता है वो अब पार्टी की नीति तय करते हैं। तो इस तरह की अब ये पार्टी हो गई है जो 47 की बात नहीं हजम कर पा रहा है, राष्ट्र मजबूती की, जो राज्य मजबूती की बात नहीं हजम कर पा रहा है, केवल सत्ता हथियाने की बात कर रहा है, वो 27 कहां पे पाएगा। अब बताते हैं आपको, विधानसभा में हंगामा हुआ तो चाचा शिवपाल कैसे छूट सकते थे। योगी के निशाने पर शिवपाल यादव भी आ गए। एक तरफ तमाम विधायक छोड़ कर जा रहे हैं, उधर सीएम योगी निशाना साध रहे हैं, और अब तो चाचा शिवपाल भी निशाने पर आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सियासी पारागार में दिखाते हैं आपको। विधानसभा में योगी ने शिवपाल पर निशाना साधा। योगी ने शिवपाल यादव की आजादी पर सवाल उठा दिए। योगी ने कहा वो आजादी की बात करते हैं लेकिन करते गुलामी है। मुलायम की विरासत की अंतिम कड़ी थे शिवपाल यादव, लेकिन वो चच्चा भी गच्चा खा गए। योगी आदित्यनाथ के हमले से बौखलाए शिवपाल यादव ने कहा ये कोई विजन नहीं है, ये लॉलीपॉप है। सरकार काम करने की जगह किताबें छाप रही है। 2047 का मतलब सिर्फ आशा रखो, कॉलेज में सिर्फ परीक्षा, क्लास नहीं लगती है। शिवपाल यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। अब कैसे योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच जुबानी जंग हुई, दिखाते हैं आपको। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चों कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करेंगे। तो ऐसे विजन से चला, विजन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल का। ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला बोला, जैसा मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ हमेशा गौ माता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उन पर कई गंभीर आरोप लगाती है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने सारे आरोपों का जवाब दिया है। सुनिए जरा क्या कहा। पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था कि यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। देखा आप, खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया है, जबरदस्त तबाही मचा दी है। दिखाइए जरा, बादल फाड़ तबाही। और ये एक जगह की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा आपको, अलग अलग जगह की तस्वीर। पहली तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया, लबालब पानी आया और सब कुछ सैलाब में अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं आपको बताता हूं, कई लोग इसमें फंस गए। ये देखिए आप, इतने सारे लोग फंसे हुए हैं जो इस समय पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए आप, सैलाब में ये सब फंस गए, कहीं चट्टान कहीं पानी, और निकालने वाला कोई नहीं। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुरू किया गया। अब मैं आपको बताता हूं, किश्तवाड़ में पहाड़ से ये मलबा आता है, देखिए जरा, और लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि कई लोग रिहायशी इलाके में भी मौजूद थे जो इस सैलाब में बह गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सोचिए जरा, बादल फाड़ तबाही ने कई लोगों के घर छीन लिए हैं। कई लोग इस समय भी शेल्टर में मौजूद हैं। आप सोचिए, ये बादल फाड़ तबाही घाटी में इस समय तबाही मचा रही है। लेकिन सैलाब में भी कई लोगों की भगवान रक्षा करते हैं, और उसी की तस्वीर में आपको ये बता रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची को बचाया गया, देखिए जरा, ये बच्ची भी फंस गई थी, लेकिन रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची और फिर इस बच्ची को बचाया गया है। लेकिन आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर आपने देखी। अब मैं आपको दिखाता हूं गांदरबल में क्या हालात है, देखिए जरा। इधर भी जबरदस्त तबाही आ रही है। मार्केट का मार्केट, बाजार का बाजार पानी से लबालब भर गया है, और इसलिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा, ये तबाही रुक नहीं रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बाढ़ की विभीषिका अलग अलग दिख रही है। देख रही है, सुमो है, गाड़ी है, लेकिन ये भी बाढ़ में फंस गई, और ये भी काफी ज्यादा मशक्कत के बाद बाहर निकाली गई। देखा आपने, तो इस समय घाटी में यानी पूरे उत्तर भारत के इलाके में स्थितियां बहुत खराब हो गई। आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये बादल फटा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया है। दोपहर 12:30 बजे के करीब किश्तवाड़ में तबाही आई। चशोटी गांव में कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। मृतकों में सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। 120 लोग घायल हैं। रेस्क्यू किया गया है। 35 की हालत गंभीर है। मचैल माता की यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ, जिससे सैकड़ों लोग सैलाब की चपेट में आ गए। मचैल माता एक तीर्थ यात्रा है जो अगस्त तक चलती है। ये 25 जुलाई से 25 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन आज बादल फट गया। यात्रा का रूट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ 210 किलोमीटर का है, और पद्दर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद लगभग 8.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। यात्री चशोटी गांव में रुके हुए थे, तभी बादल फट गया। श्रद्धालुओं की बस, टेंट और लंगर, कई जगह पर भारी तबाही देखने को मिली। किश्तवाड़ में राहत और बचाव काम में सेना भी जुटी हुई है। लोगों को राहत सामग्री, चिकित्सा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने घटना के बाद स्वतंत्रता दिवस पर चाय पार्टी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। तो आपने देखा कितनी जबरदस्त भीषण तबाही आई है।
और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने बताया है कि जगह जगह पर जो खबरें मिल रही हैं, लोगों के लिए यही कोशिश है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी हुआ है। सुनवाते हैं आप क्या कहा जा रहा है। हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुँचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ भारी नुकसान हो सकता है, वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे। लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, अलग अलग जगह पर जबरदस्त बाढ़ आई है। ये देखिए, शिमला में इस समय हालात बहुत खराब हो गए। शिमला में भी सैलाब आया हुआ है, पानी बह रहा है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। ये सिर्फ एक दो जगह की तस्वीर नहीं है, कि शिमला और कुल्लू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में क्या हो रहा है। देखिए जरा, ये गाड़ी देख रहे हैं, ये पूरी बहकर चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं। कई घर यहां पर हैं, देखिए आप, पूरे के पूरे ये बह गए। और इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इस समय हिमाचल में भी भारी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। अब ये तो बात रही हिमाचल की। अब आपको बताता हूं दिल्ली में देखिए आप, ये पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि सड़क से निकल रहे थे, एक बाइक सवार के सिर पर ये पेड़ गिर जाता है, इसमें इसकी जान पर बनाई। सोचिए जरा, दिल्ली में ये हालात हैं, यानी दिल्ली वासी जान ले कि बारिश में पेड़ से आपको बचकर रहना है, आसपास पेड़ के खड़े ना हो, क्योंकि कभी भी हादसे को दावत दे सकते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, देखिए आप, कार आधी डूब गई है। और सिर्फ कार नहीं, कई जगह पर ऐसे हालात हैं जहां जाम की स्थिति बनी हुई है यहां पर, और कई जगह पर ऐसे हालात हैं कि आप सड़क पर चल नहीं सकते, ना गाड़ी चला सकते हैं। ये बारिश की वजह से दिल्ली के हालात हैं। देखा आपने, तो इस समय पूरे उत्तर भारत में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। दिखाते हैं आपको, दिल्ली के कालकाजी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बाइक पर पेड़ गिरने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और बारिश की वजह से नीम का पेड़ उखड़ गया, बाइक पर पेड़ गिरने की वजह से। देखिए आप कैसे हादसा हुआ, ये वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में पिता और बेटी घायल हो गए। घटना दिल्ली के कालकाजी की बताई जा रही है। और इसके बाद दिल्ली में गुरुवार को पूरे दिन बारिश होती रही। कैसे नज़ारे हैं आप खुद देख लीजिए। एम्स जैसे संस्थान के अंदर इमारत में पानी टपक रहा है। बताइए आप, एम्स दिल्ली के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 8वें फ्लोर पर पानी भर गया है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और इमरजेंसी के बाहर वार्ड में पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर एम्स में पानी भरने के वीडियो भी एक दूसरे के साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि इतनी ज्यादा बारिश की वजह से स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं, लखनऊ में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। देखिए जरा, और सड़क का क्या हाल है। ये सड़क है कि गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, समझना मुश्किल है। लेकिन यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के अलीगंज की, जहां पर सड़क धंस गई है। और बारिश में बार बार कह रहा हूं कि आफत की बारिश पूरे उत्तर भारत के लिए आ गई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश में एक और खबर है जिसकी चर्चा हो रही है। बारिश तो हो रही है, लेकिन बात हो रही है कुत्तों पर। तो आज एक खबर आपके लिए लेकर आया हूं। एक विधायक ने 2800 कुत्तों का मर्डर कर दिया है। मजाक में नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। पहले देखिए, कुत्तों का आतंक जारी है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिल्ली में फैसला हुआ है कोर्ट का, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आई है। कुत्ते ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। कुत्तों के हमले से लोग डर रहे हैं। देखिए आप, इस बच्ची पर झूम गए कुत्ते।
क्या करें, कैसे बचें, समझ नहीं आया। और इसी तस्वीर को लेकर देश भर में चर्चा की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर 2800 कुत्ते, सोचिए आप, 2800 कुत्ते एक विधायक ने मार दिया। आवारा कुत्तों को लेकर देश में बहस चल रही है और कर्नाटक के एक विधायक के बयान से सनसनी फैल गई। एमएलसी है भेजेगौड़ा, वो कह रहे हैं मैंने 2800 कुत्तों को मरवाया। भोजेगौड़ा कर्नाटक विधानसभा परिषद के सदस्य हैं और कहा कि मैं नगर निकाय का अध्यक्ष था, तब मांस में जहर मिलाकर 2800 कुत्तों को खिला दिया, कुत्तों को नारियल के पेड़ों के नीचे दफना दिया। ऐसा बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसके लिए मैं जेल जाने को तैयार हूं, खुद कह रहे हैं वो। सोचिए आप, हमें भी जानवरों की चिंता है, आगे वो कहते हैं, लेकिन पशु प्रेमी एक और खतरा है। आप छोटे बच्चों की पीड़ा देख सकते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में हम दिखाते हैं। हमें आवारा कुत्तों को लेकर समाधान निकालना होगा। वो आगे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की हमारी मांग है। याचिका में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बने जहां आवारा कुत्तों पर एक्शन लिया जाए। बहरहाल, अब बढ़ेंगे आज के सूत्र की तरफ। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महानतम विचारों में से एक। उनके विचार दुनिया भर में प्रसिद्ध। दार्शनिक और विदेशों में वेदांत दर्शन के लिए वो सबसे सफल प्रचारक थे। विवेकानंद ने कई अहम सूत्र दिए हैं, जिसमें से एक आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए इसे। विश्वास और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली बल मिलता है। खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत, कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।